यूक्रेन का बोरोद्यांका शहर रूसी हमले में बुरी तरह से तबाह हो गया है। रूसी हमले में बोरोद्यांका में कई लोगों की मौत हुई है और हर जगह पर यहां तबाही का मंजर है। ये शहर कई दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में रहा और यहां की ज्यादातर आबादी विस्थापित हो चुकी है और जो रह गए हैं वो पूरी तरह से दूसरों की मदद पर आश्रित हैं। न उनके पास खाने पीने का बंदोबस्त है और न ही रहने का ठिकाना है। बोरोद्यांका में हर तरफ जली हुई इमारतें नजर आती हैं, टूटे हुए घर हैं, बच्चों के खिलौने बिखरे हुए हैं। लगभग खंडहर बन चुके इस शहर को फिर से खड़ा करने की कोशिश भी शुरू की गई है। इसके लिए टूटे हुए घरों के मलबे को यहां पर हटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ सीधे यूक्रेन से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आप उमा, हमने तस्वीरें देखी अब बोरोद्यांका शहर की, बहुत ज्यादा तबाही जो है वो यूक्रेन में हुई है। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है युद्ध को लेकर, और इस तबाही की तस्वीरों से लोगों का जो है वहां पर क्या हाल है? जी देखिए, आज युद्ध का 51वां दिन है और यहाँ जो भारी तबाही हुई है, लोग उससे निकलकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो बोरोद्यांका टाउन है वहाँ पे ज़्यादा निवासी बचे नहीं रह गए। ज़्यादातर शरणार्थी के तौर पे या तो यूक्रेन के दूसरे पश्चिमी इलाकों की तरफ चले गए हैं या फिर यूक्रेन के बाहर चले गए हैं। बहुत लोगों के लिए कुछ वहाँ पे बचा नहीं है, घर तक टूट गए हैं। और जिस तरह से तस्वीरों के ज़रिए हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि किस तरह की तबाही का मंजर वहाँ पर है। जहाँ तक युद्ध की बात है तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि जो रूसी युद्धपोत है उसको डुबा दिया है। रूस हालांकि इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस बात के पुख्ता दावे किए जा रहे हैं कि उसने इस पोत को डुबा दिया है। इसे एक बहुत बड़ी सामरिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और यूक्रेन ने जिस तरह से एक रेसिस्टेंस का, एक प्रतिरोध का प्रदर्शन किया है, उस बात को लेकर यहाँ पे सबों का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। खासतौर पे जो नागरिक हैं वो बहुत ही दुखी हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनकी सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। चाहे वो बोरोद्यांका हो या फिर इरपिन हो, इन सब इलाकों से रूसी सैनिकों को फिलहाल तो धकेल दिया गया है। अलग बात है कि रूसी सैनिक जो हैं वो डॉनबास के इलाके में अपनी मजबूती को बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर लंबा कारवां उनका देखा जा रहा है। लोगों को इस बात की आशंका है कि चाहे वो कीव हो जो कि राजधानी है, या फिर बोरोद्यांका हो या डिनिप्रो हो, इन सब शहरों में फिर से जो अटैक है, जो हमला है वो हो सकता है। और इस आशंका के बीच हर पल वो जीते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रूस ने जो ये अभी अपने कदम पीछे खींचे हैं वो एक रणनीति के तहत खींचा है और आने वाले समय में वो दोबारा जो है ज़्यादा ताकत के साथ प्रहार करेगा। लेकिन इस बीच जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उन्होंने हथियारों की मांग की है अलग अलग देशों से और उनको लगता है कि रूस को पीछे धकेलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिरोधी हथियार हैं वो उनको मिलने चाहिए और इसके सहारे ही रूस के कदम वो पैर वो उखाड़ सकते हैं। दुनिया के कई देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल जो है वो दौरा कर रहे हैं। कल भी हमने देखा बोरोद्यांका में कि वहाँ पे चेक रिपब्लिक के जो सीनेट के प्रमुख थे वो आए हुए थे, पोलैंड के जो सीनेट के प्रमुख हैं वो आए हुए थे, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो वहाँ पर आए हुए थे और सब मुआयना कर रहे हैं वहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे तबाही हुई है और वॉर क्राइम जो रूस के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इन सब बातों का मुआयना करने के बाद, जांच करने के बाद रूस के खिलाफ और क्या कुछ किया जाए, इस कदम को उठाया जाएगा। पश्चिमी देश हो या अमेरिका हो, उसने रुख में अपनी अपना रुख जो है और ज़्यादा तीखा किया हुआ है रूस के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ रूस अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। और आपने सुना होगा कि पुतिन ने एक बार फिर से, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने फिर से एक बार साफ किया है कि रूस अपने मकसद के लिए आगे बढ़ता रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। ताबिश जी उमा, रूस जो है वो अपने मकसद पर यहाँ बना हुआ है और यूक्रेन के जेलेंस्की जो है वो लगातार जो है दूसरे मुल्कों से सहयोग की जो है मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन शहरों से रूसी सेना के पीछे हटने की वजह जो है वो क्या है? क्या रूस यहाँ पर कमजोर हुआ है इस लड़ाई के अंदर? क्या किसी हल की तरफ ये लड़ाई आगे बढ़ रही है? खत्म होने की कोई आसार है? जी देखिए, जो एक सबसे यहाँ पर जो प्रचलित जो धारणा है या जो एक नैरेटिव हो, ये है कि रूस को लग रहा था कि शायद 5 से 7 दिनों में यूक्रेन
की जो जंग है वो जीत लेगा और यूक्रेन को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने प्रतिरोधी क्षमता दिखाया, जिस तरह से कड़ी टक्कर दी, और हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि जो कीव के बाहरी इलाकों में जहां तक रूसी सेना पहुंची थी वहां पे जिस तरह से रूसी सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा, उसके टैंक जले, उसकी बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो जली, सैनिकों को काफ़ी तादाद में रूसी सैनिक जो हैं वो हताहत हुए। तो इन सब वजहों से, और लड़ाई क्योंकि लंबी खींची, और जो रूस की जो सप्लाई लाइन थी, ये भी कहा जाता है कि रूस से लेकर यहाँ तक सप्लाई लाइन, क्योंकि उनकी आर्मी तो यहाँ तक पहुँच गई लेकिन सप्लाई लाइन में उनका जो चेन है वो उस तरह से बरकरार नहीं रहा, और रूसी सैनिकों का मनोबल भी जो है वो बहुत तगड़ा नहीं था। तो इन सब वजहों को बताया जाता है कि किस तरीके से रूस के पैर यहाँ पे उखड़े और वो यहाँ से जाने को मजबूर हुआ। लेकिन जो पूर्वी यूक्रेन है उसमें नागरिकों पे अत्याचार का आरोप लगाकर जो सैन्य अभियान शुरू किया था राष्ट्रपति पुतिन ने, वो उस दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि उसी इलाके में अब ज़्यादा कंसंट्रेशन रूसी सैनिकों का हो रहा है, तो लगता है कि एक ज़्यादा बड़ा जो अटैक है वो रूस की तरफ से होगा। खासतौर पर मारियोपोल जैसे शहर की बात करें तो अभी भी वहाँ पर रूस का डोमिनेंस बना हुआ है, और वो शहर अभी भी यूक्रेन के हिस्से से कटा हुआ है, बाकी हिस्से से कटा हुआ है। वहाँ पे जाना आना अभी भी मुश्किल भरा काम है। तो कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे अभी भी रूसी दबदबा बना हुआ है, और यूक्रेन की कोशिश ये है कि उन सब इलाकों से भी जो रूसी सैनिक हैं उनको भगाया जाए, उनसे वापस अपने हाथ में कब्जा उन इलाकों का लिया जाए। ताबिश। और जिन शहरों से यूक्रेन के रूसी सेना पीछे हटी है हुमा, वहाँ पर लोगों के लिए क्या सुविधाएं जो हैं वो शुरू हो पाई हैं? वहाँ पर जिंदगी कितनी आसान अब हो पाई है? क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो तो काफ़ी भयानक हैं, शहर पूरे के पूरे तबाह हो गए। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बोरोदेंका में देखा कि बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ पे रह नहीं गई है। कितने हताहत हुए इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, वो आंकड़े शायद बाद में आएंगे। लेकिन बड़ी तादाद में लोग वहाँ से निकल चुके हैं। जो कुछ वहाँ पे बचे हुए हैं उनके लिए जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़ाना की चीज़ें हैं, उसके लिए कैंप लगाए गए हैं। लोगों को कैंप में दवा से लेकर और खाने पीने की चीज़ों तक दिया जा रहा है। कोई भी घर वहाँ पर साबुत नहीं बचा है। अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वो भी इस तरह से टूटा है कि उसके बाकी बचे हुए फ्लैट में भी रह पाना मुमकिन नहीं है। तो ये तो एक सिर्फ बोरोदेंका की बात है। जहां तक इरपिन की बात है तो वहां तकरीबन 70,000 की आबादी रहती थी इस शहर में, लेकिन जिस तरह से ये शहर भी नस्तनाबूद हुआ है वहां से ज़्यादा बड़ी आबादी निकल गई है। और जहां तक राहत की बात है तो धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है, वहां पे मलबों को हटाने का काम शुरू हो रहा है। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन की जहां तक बात है, जहां तक लोगों को वापस यहाँ पर लाने की बात है, तो उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। और कितना लंबा वक्त लगेगा अभी किसी के पास इस तरह का कोई आकलन, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ताबिश जी, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो उमा जो है वहाँ का हालात जो है बता रहे थे, स्थिति अभी भी काफ़ी चिंताजनक है। शहर का जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। तमाम तरफ जो है मलबा नजर आ रहा है, टूटी हुई इमारतें हैं।